हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। ओनली स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग 10 क्वेश्चनों का एक सीरीज लाए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी कौन करता है। इसका ऑप्शन है श्रम ब्यूरो, दूसरा है सीओसो यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, सी है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और डी ऑप्शन है हमारा वित्त मंत्रालय। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा श्रम ब्यूरो। अब बात आती है कि सर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किसको कहते हैं। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक उसको बोला जाता है जिसमें मान लीजिए कोई व्यक्ति डेली के सामान खरीदता है, जैसे वस्तु और सेवाओं को एक निश्चित बास्केट को जो उसकी कीमत होती है उसमें जो परिवर्तन आते हैं उसको उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बोला जाता है। इसको मतलब आधार वर्ष में कीमतों में परिवर्तन के रूप में व्यक्त किया जाता है, या इसे मुद्रास्फीति जो होती है हमारी डेली की उसको मापा जाता है। तो फिर बोलेंगे सर ये वस्तुओं और सेवाओं का एक निश्चित बास्केट क्या होता है। जैसे ये होता है कि आप मार्केट में गए सामान लेने, मान लीजिए कि एक थैली हो गई और थैली में आपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप की अलग अलग वस्तुएं खरीदा और उसको घर लेके आ गए। तो जो वहां पर आपको सामान बेचा यानी या सामान जो आपको घर पर पहुंचाता है तो वो सेवा दिया और आपने उसके वस्तुओं को खरीदा, तो दोनों को मिलाकर वस्तु और सेवा का एक निश्चित संग्रह हो गया। तो उसके जो कीमतों में परिवर्तन आती है उसको बोलते हैं, या उसको नापने की पैमाना जो होते हैं हमारा उसको बोलते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को कैसे नापते हैं सर, तब वर्तमान वर्ष में जो बास्केट की लागत हो गई, यानी वर्तमान वर्ष ये जो रहा, हमने 4-5 प्रकार की वस्तुएं खरीदी और सेवाओं का उपभोग किया। यानी इस साल मान लीजिए 2025 मार्च में हम लोग किसी वस्तु की बात कर रहे हैं बास्केट की, और ये हमारा जो आधार वर्ष सरकार द्वारा डिसाइड की गई है, मान लीजिए ये आधार वर्ष डिसाइड की गई है 2011-12। तो 2011-12 में जो इसकी कीमतें होंगी इन वस्तुओं की, उनको उनके टोटल योग से इस बार के जितने भी बास्केट की लागत होगी तो उसमें डिवाइड कर देंगे। यानी वर्तमान वर्ष में जो भी लागत रहा बटा आधार वर्ष, ये आधार वर्ष गवर्नमेंट डिसाइड करती है, आधार वर्ष गुने 100। तो इस तरह से हमारा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक निकल जाता है। ये खुदरा स्तर पे मुद्रास्फीति को दर्शाता है। और इसका बोलें कि सर आधार वर्ष इसका क्या डिसाइड हुआ है गवर्नमेंट द्वारा, तो ये 3 प्रकार के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होते हैं जिसको सबकी अलग अलग अपनी आधार वर्ष है। जैसे मान लीजिए औद्योगिक श्रमिकों के लिए होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, वो होता है 2016 और ये मासिक तौर पे जारी किया जाता है श्रम ब्यूरो द्वारा। वहीं दूसरा टाइप का होता है हमारा सीपीआई, कृषि श्रमिकों के लिए सीपीआई इन द मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसको उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को शॉर्ट टर्म में बोला जाता है। तो सीपीआई हमारी जो होती है कृषि श्रमिकों के लिए, इसकी आधार वर्ष है हमारा 1986 और 87। नेक्स्ट आंशिक रूप से जारी किए जाते हैं, इसको भी श्रम ब्यूरो जारी करता है जो श्रम मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा ग्रामीण श्रमिकों के लिए जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होता है, यानी जो गाँवों में काम करते हैं जैसे मनरेगा में, इस तरह के किसी छोटे से लघु उद्योग में काम कर रहे हैं, जैसे महिलाएं सिलाई मशीन सेंटर में काम करती है, तो उनके सीपीआई निकलते हैं, वो उनका आधार वर्ष हमारा क्या होता है 1986-87, इसका भी होता है। ये भी मासिक रूप से जारी किए जाते हैं, इसको भी जारी करते हैं श्रम ब्यूरो यानी श्रम मंत्रालय के अधीन इसको जारी किया जाता है। अब इनका टोटल को बोले तो शहरी और ग्रामीण खुदरा मुद्रास्फीति जो होगी संयुक्त जिसको बोलते हैं, इसको जारी करती है एनएसओ यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो मोस्पी यानी मिनिस्ट्री ऑफ सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा इसे जारी किया जाता है। इसकी आधार वर्ष की बात करें संयुक्त जो सीपीआई आती है, इसकी आधार वर्ष होती है 2012। नेक्स्ट अपना आता है थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है। देखिए इसका आधार वर्ष क्या होगा 2011-12, इसका करेक्ट आंसर होगा। मूल्य सूचकांक किसको बोलते हैं, ये तो अपना पहले हमने पढ़ लिया, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कौन जारी करता है किसको बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा थोक मूल्य सूचकांक, तो इसका तो हमने आधार वर्ष समझ लिया कि 2011-12 होगा।
लेकिन इसको निकालते कैसे हैं? तो इसको निकालने का पैमाना जो होता है वो काफ़ी, जो भी मान लीजिए थोक रूप से जो सामानें खरीदी जाती है, जो मान लीजिए कोई वेयर हाउस है या कोई कोल्ड स्टोरेज है, उसमें बहुत सारे सामानों को ले जाके स्टॉक किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से मान लीजिए हम लोग ने बास्केट के तौर पर पिछले में खरीदा था उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में, जो निजी व्यक्तियों द्वारा डेली के रूप में खरीदा जाता है। वहीं जो थोक मूल्य सूचकांक होता है, जो मान लीजिए इंडिया से किसी देश में निर्यात किया जाएगा या वहां से यहाँ लेकर आया जाएगा, या कोई कंपनी है जो बहुत सारे मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट को, जैसे मान लीजिए कोई फोन कंपनी है, वो उसने बहुत सारे प्रोडक्ट्स को एक ही साथ बेचा, तो उससे थोक मूल्य सूचकांक निकाले जाते हैं इस तरह से। ये भी निकालने का तरीका जो होता है इसका, जो पिछले तरीके से बताया गया उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में, यानी वर्तमान वर्ष में बास्केट की जो लागत होगी उसको डिवाइड करेंगे आधार वर्ष में बास्केट की लागत से, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यह भी थोक मूल्य सूचकांक भी हर महीने जारी की जाती है। इसमें अगर मान लिया मुख्य घटक जो इसके होते हैं, इसमें कौन कौन से होते हैं, जैसे प्राइमरी आर्टिकल्स होते हैं, जैसे प्राथमिक वस्तुएं, जिसका वेटेज मान लीजिए 2.62% है इस वर्ष। वैसे ही फ्यूल और पावर का, यानी ईंधन और ऊर्जा का वेटेज जो हमारा 13.15%। लास्ट हमारा विनिर्मित उत्पाद जो होते हैं मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, उसका जो वेटेज है 64.23%। तो इस तरह से हमने पढ़ा मूल्य सूचकांक के बारे में। हमने एक छोटी सी टॉपिक रखी है, इसमें मान लिया उसके डिटेल एनालिसिस हम लोग क्वेश्चन के थ्रू आंसर्स को कर पा रहे हैं, और इसको करने की कोशिश करते हैं। अच्छे से जितना हो सकता है उसको कवर किया जाएगा आप लोग के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 8 प्रमुख उद्योगों में से किस उद्योग को भार सर्वाधिक है? यानी 8 कोर उद्योग उसको बोलते हैं जिससे सरकार जो है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को मेजर करती है, अर्थात औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो होता है उसको सरकार मेजर करती है। तो इसमें हमारे 8 प्रमुख उद्योग आते हैं। तो बात ये हमारा रिफाइनरी प्रोडक्ट की जो उद्योग होती हैं, बिजली की जो होती हैं उद्योग, इस्पात की जो उद्योग होती हैं, कोयला उद्योग होता है, कच्चा तेल का उद्योग होता है, प्राकृतिक गैस का, सीमेंट एंड लास्ट हमारा उर्वरक। यानी 8 प्रमुख उद्योगों को हमने देख लिया कौन कौन सा है। अब हर वर्ष इसका रिपोर्ट जारी किया जाता है किसका वेटेज क्या है और किसका वेटेज ज़्यादा है। तो इस तरह से देखें तो इस साल का वेटेज में सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है, इसमें हमारा ऑप्शन है रिफाइनरी उत्पाद, बिजली उद्योग, इस्पात उद्योग, कोयला उद्योग। तो सबसे ज़्यादा वेटेज है इस साल हमारा रिफाइनरी उत्पाद का, यानी रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का, जिसका वेटेज है 28.04%। वहीं देखें तो बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का 19.85% है, और हमारा स्टील का है 17.92। नेक्स्ट हमारा कोयला का, तो कोयला का है हमारा 10.33%। यानी टोटल आउट ऑफ 100 ये हमारे मेजर इंडस्ट्रियल सेक्टर है जिनके वेटेज इस तरह से हमारा प्राप्त हो गया है। व्यक्ति ने क्रिप्टो करेंसी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की सिफारिश। इसका भुगतान जो होता है ऑनलाइन किया जाता है, और ये ऑनलाइन बिना पहचान बताए किया जाता है। ये मान लीजिए ये क्रिप्टो करेंसी कार्य करती है, एक करेंसी ये है डिजिटल करेंसी के रूप में होती है। तो इसको पूछ रहा है कि हम किस समिति ने इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी। तो हमारा ऑप्शन है दिनेश गोस्वामी समिति, नेक्स्ट है दिनेश शर्मा समिति, नेक्स्ट ऑप्शन हमारा सी राकेश शर्मा समिति, और लास्ट ऑप्शन डी है हमारा झुनझुनवाला समिति। इसका करेक्ट आंसर है हमारा दिनेश शर्मा समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि विदेशी भारत में निवास करने का अधिकार का दावा नहीं कर सकते। यह संविधान के किस अनुच्छेद में भारत में निवास करने का अधिकार नागरिकों को प्रदान किया है? जो ऑप्शन है हम देखते हैं, अनुच्छेद 19(1), अनुच्छेद 19(4), अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। इसमें किस आर्टिकल के तहत हमें निवास करने का अधिकार मिला हुआ है? यानी भारत में नागरिकों को केवल ये अधिकार प्राप्त है, न कि विदेशियों को। ये मामला तब आया है जब एक बांग्लादेशी जो है दिल्ली में निवास कर रहा था, उसने इस आर्टिकल के तहत अपने आप को निवास करने का अधिकार के तहत यहाँ पर रेसिडेंस लेने की बात की थी, जो दिल्ली उच्च न्यायालय ने उसको खारिज कर दी। और ये हमें प्राप्त होता है आर्टिकल 19(4) के तहत भारत के निवासियों को, यानी भारत में के नागरिकों को भारत में निवास करने का अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होता है, किस अनुच्छेद के तहत
सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त होता है। यह पहले जान लेते हैं कि रिट जारी करने का या रिट होता क्या है। तो ये रिट तब जारी किए जाते हैं, ये उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसी भी व्यक्ति की फंडामेंटल राइट का वायोलेशन जब स्टेट या स्टेट मशीनरी द्वारा की जाती है, तो उस स्थिति में या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा भी हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई पर्सन है, उसको किसी ने बंधक बना लिया या ये बोले किडनैप कर लिया, तो उस स्थिति में कौन सी रिट जारी होते हैं। इस तरह के जो अधिकार हमें प्राप्त हैं कि कोई भी व्यक्ति हमें हमारी मर्जी के खिलाफ बंधक नहीं बना सकता, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के अधीन आते हैं। तो ये रिट जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को संविधान ने दिया हुआ है। तो वो किस अनुच्छेद के तहत इसको अधिकार प्राप्त है कि इस तरह रिट जारी करे। तो हमारा ऑप्शन है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 326। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है। रिट कितने प्रकार के होते हैं? तो रिट हमारे 5 प्रकार के होते हैं। कौन सा होता है रिट? उत्प्रेषण यानी इंग्लिश में सर्शियरी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है हमारा प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन। नेक्स्ट हमारा परमादेश। नेक्स्ट हमारा अधिकार परीक्षा और हमारा अंतिम है बंदी प्रत्यक्षीकरण। प्रतिषेध उसको बोलते हैं जब उस न्यायालय द्वारा लोअर कोर्ट को या ट्रिब्यूनल को उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करने से रोकती है। नेक्स्ट है हमारा परमादेश, इसको बोलते हैं जब कोर्ट सार्वजनिक अधिकारियों के विरुद्ध जारी करते हैं कि यदि अभी अधिकारी हैं सार्वजनिक, जैसे मान लीजिए ब्लॉक में आते हैं बीडीओ सीओ, तो वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर किसी भी कार्य को नहीं कर सकते हैं। या मान लीजिए कोई गया एफआईआर करने कोर्ट थाने में, तो उसने इस तरह के काम करने से मना कर दिया, तो ठीक है, जब कोई व्यक्ति जाएगा कोर्ट में तो बोलेगा कि सर हमारा एफआईआर नहीं लिखा जा रहा है, तो उस केस में कोर्ट ये परमादेश का इस्तेमाल करती है कि आप बताओ कि किस कारण से आपने नकारा। नेक्स्ट है हमारा अधिकार परीक्षा यानी क्यू बरांटो। एक हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये किसी व्यक्ति को जब जबरन हिरासत में रखा जाता है के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोर्ट यानी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इस रिट का इस्तेमाल करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चलते देखते हैं हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत अपने इस राइट का इस्तेमाल करती है। तो यह आता है आर्टिकल 226 के तहत। नेक्स्ट है हमारा जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त होने का अधिकार का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने किस बाद में दिया था है। तो ये अपना ऑप्शन है रंजीत सिंह बनाम भारत संघ, दूसरा है बालाजी राघवन बनाम भारत संघ, तीसरा है मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद और चौथा है हमारा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है रंजीत सिंह बनाम भारत संघवाद 2024। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अभी तुरंत जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव से मुक्त होने का अधिकार निर्णय दिया है। ये निर्णय तब आया है जब हमारे देश में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और लेसन फॉलिकन नाम के 2 बर्ड्स हैं, उनकी स्थिति खराब होती जा रही है, यानी यूं कहें कि ये इनकी जनसंख्या में लगातार गिरावट देखी जा रही है। 8वां क्वेश्चन हमारा किस बाद में सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% घोषित किया था, जिसमें सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े समुदायों को 27% आरक्षण प्राप्त हुआ था। हमारा ऑप्शन है इंदिरा साहनी केस, ईवी चिन्नैया वाद, राजा मन्नार समिति और इसमें से एक से अधिक विकल्प। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंदिरा साहनी वाद जो 1992 में आया था, जिसे मंडलवाद भी या मंडल केस भी बोलते हैं। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी को 27% आरक्षण दिया था, जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग के श्रेणी में आते हैं। और इसमें मैक्सिमम लिमिट जो होती है रिजर्वेशन की 50% ही घोषित की गई थी सुप्रीम कोर्ट द्वारा। हालांकि इसका एक अपवाद भी है, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो भी कैंडिडेट हैं उनको 10% एक्स्ट्रा 50% प्लस 10% का रिजर्वेशन प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है अपना आज का लास्ट 2 क्वेश्चंस। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट को लोकसभा के सीटों में आरक्षित किया गया है, यानी
संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एससी और एसटी को लोकसभा में सीटों को आरक्षित किया गया है? एससी मतलब शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति, एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब्स यानी अनुसूचित जनजातियों को सीटों का आरक्षण किस आर्टिकल के तहत किया गया है? तो यह आर्टिकल हमारा आर्टिकल 330। इस तरह से देख सकते हैं कि हमारा 9वां क्वेश्चन पूरा होता है। इसमें अगर बात करें कि विधानसभाओं में सीटों का आरक्षण किस आर्टिकल के तहत होता है, तो आर्टिकल 332 के तहत इनके सीटों को आरक्षित किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आज का लास्ट। बिहार सरकार द्वारा किस समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में पहचान देने की अधिसूचना जारी की गई थी, जिसे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है? ये हमारा बीपीएससी के क्वेश्चन जो इस साल हुआ है 17वीं 70, उसमें क्वेश्चन पूछा भी गया था। इसमें ऐसे क्वेश्चंस भी है 2-3 जो सीपीआई और होलसेल प्राइस इंडेक्स से है, खुदरा और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के साथ साथ हमारा थोक मूल्य सूचकांक से जो रिलेटेड टर्म थे उसको बहुत बार यूपीएससी और बीपीएससी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और ऑनलाइन डे एग्जाम जो होते हैं उसमें भी पूछे जा चुके हैं। चलिए हम देखते हैं इसका हमारे 10वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जिसका आंसर होगा हमारा तातीन तत्व। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी तरह के आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम महसूस होती है क्वेश्चन बनाने में या सॉल्व करने में, या किसी और टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। आपको करंट अफेयर, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री किसी भी सब्जेक्ट से चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दे दें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बाय। तो पहले जान लेते हैं कि क्रिप्टो करेंसी बोलते किसको है। तो क्रिप्टो करेंसी जो है ब्लॉकचेन पर आधारित होती है, जो विकेंद्रीकृत नेटवर्क द्वारा संचालित किए जाते हैं।